जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस वक़्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अभी रिसेंटली एक अदारा है फिच रेटिंग्स, उसने जो पाकिस्तान की जो डॉलर की जो रीच एक्सपेक्ट की है 2022 तक, वो 180 रुपीस, 180 रुपये पाकिस्तानी होंगे और $1 होगा, जो कि समझा जा रहा है बहुत बहुत बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तानी इकोनॉमी को। और पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ा वावेला भी हो रहा है, शोर मच रहा है, ऑपोजिशन ने भी कोई वॉकआउट किया है, लेकिन ऑपोजिशन का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सियासतदान एट द एंड ऑफ द डे एक ही होते हैं। और कोई ना कोई इनकी आपस में ले-दे होती है, बिकॉज़ दे आर ऑल एलीट एंड दे हैव नथिंग टू डू कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो रही है और इसका पाकिस्तान की, और ये फिच जो है वो ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान की जो करेंसी है दैट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन एशिया। अब अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल देख के भी अगर आप देखें तो अ, हम तो अमूमन जब सिचुएशन को देखते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के रेफरेंस से देखते हैं, देखें जी वहाँ से दहशतगर्द ग्रुप आएँगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन कुछ अरसे से अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो या किसी मुल्क के ऊपर कोई नुकसान करना हो तो बस इकोनॉमिकली नुकसान उसका हो जाए तो यही बहुत है, क्योंकि अवाम आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी, हालात इस तरह के बन जाएंगे कि लोग भूल जाएंगे कि कोई और मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये जो बात की जा रही है कि ये अब इन्फ्लेशन होगी, और अब देखें कि ये जो अभी डॉलर की कीमत बढ़ी है, अभी रिसेंटली डॉलर की कीमत बढ़ी है, ये 160, पहले ये 153 पे था, फिर 165 पे चला गया और अभी ये 170 क्रॉस कर गया। तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 1656 बिलियन जो डॉलर है, ये तो आपके बैठे बैठे ही आपका कर्जा बढ़ गया। और 66 बिलियन का जो है वो इंटरेस्ट हमारे ऊपर मजीद बढ़ गया, मतलब बैठे बैठे कुछ नहीं आपको करना पड़ा, और 1656 बिलियन का आपके ऊपर लोन बढ़ गया, और 66 बिलियन का आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ चुका है। ये तो ये सिर्फ थोड़ी सी डॉलर की, ये पैसे की कीमत, हमारे रुपए की कीमत कम होने की वजह से और डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ने की वजह से ये हमारा पोजीशन है। अभी कहा जाता है कि तकरीबन 60% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो इम्पोर्टेड है। अब ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। आपकी जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स कि कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं तो आपको मज़ीद पैसा चाहिए होगा। और फिर आपके पास जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ेंगे, आपके पास यूटिलिटी के बिल बढ़ेंगे, और ये इसको बोलते हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। ये डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं। हम वो जो जीडीपी में शेयर होता है इंडस्ट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज सेक्टर है, तो ऑब्वियसली आपका जो एग्रीकल्चर है उसकी, तो मैं इत्तेफाक से मुझे कुछ ये दिन गांव में रहने का मौका मिला, तो गांव के जिस शख्स से भी पूछो वो कहता कोई हाल नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो तबाह होती जा रही है पाकिस्तान में। और हर जो किसान है वो क्या सोच रहा है कि मेरे जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो लैंड है उसके इर्द-गिर्द कोई हाउसिंग कॉलोनी आ जाए। क्योंकि अगर आपके वहाँ पे जैसे हमारे गुजरांवाला में डीएचए आ गया है या और छोटी-छोटी कॉलोनीज़ बन रही हैं, तो उससे प्रॉपर्टी वहाँ पे रेट बढ़ गई है। तो वो गाँव का किसान जिसकी 1 एकड़ की मालियत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख होती थी, वो अब करोड़ों में चली गई है। लेकिन पॉइंट ये है कि रियल स्टेट में तो आपकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन इंडस्ट्री तो कोई नहीं है। वो पैसा लेके लोग किधर जाएँगे? इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते, कारोबार तो उससे कोई कर नहीं सकते। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ी परेशान-कुन है कि पाकिस्तान में ये मैं इस पे भी आ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि ये, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊँ कि हमें अफ़गानिस्तान के यहाँ पे हम बड़े शादियाने बजा रहे थे सारे कि ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अफ़गानिस्तान की वजह से ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हमारे डॉलर का रेट जो है वो करेंसी हमारी डीवैल्यू हो गई है। वो किस तरह हो गई है? कहा जा रहा है कि इस वक़्त
जो डॉलर की कीमत पेशावर में है, वो ज़्यादा है। कुछ 40 पैसे, 60 पैसे के साथ 60 पैसा, 40 पैसा वो ज़्यादा है बिकॉज़ जो अफ़गानी हैं वो वहाँ पे बैठ के डॉलर खरीद रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तो करेंसी है कोई नहीं है और वहाँ पे तो डॉलर है नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब ज़ाहिर-सी बात है कि उनको जो डॉलर चाहिए वो यहीं से लेके जा रहे हैं वो सारे। और आपको मज़े की बात बताऊँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेशनैलिटी रखते हैं, डबल नेशनैलिटी है उनके पास अफ़गानिस्तान की भी, पाकिस्तान की भी। तो जो करेंसी ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ओपन मार्केट है, उसमें जो डॉलर बाइंग है जो पेशावर से जो में है वो ज़्यादा हो रही है। और कहा जा रहा है कि जो डॉलर बाइंग ओपन मार्केट से है वो इंक्रीज़ हो गई है और क्योंकि अफ़गानिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज हो गई है। अ, और अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान से डॉलर खरीद रहे हैं और कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट जो है यहाँ से $10,000 लेके जाने की इजाज़त है हर एक शख़्स को, तो लोग इस तरह वो पैसे लेके जा रहे हैं। जब वो और इसीलिए कहा जा रहा है कि पेशावर में डॉलर जो है वो 50 पैसे, 60 पैसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कराची, क्योंकि वो बहुत सारे जो अफ़गानी हैं वो पेशावर में बैठे हुए हैं। और जो डुअल नेशनल्स हैं, जिनके पास डबल नेशनल्स है, वो एलसीज़ खुलवा रहे हैं। एलसीज़ होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि ऑब्वियसली गुड्स इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए और फिर उससे वो डॉलर खरीद रहे हैं और वो पेमेंट्स कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कि जो अफ़गानी हैं उनकी जो इम्पोर्ट है वो भी और एक्सपोर्ट का डायरेक्टली हमारे ऊपर असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के $10 बिलियन जो थे वो रोक लिए थे, सीज़ कर लिए थे बिकॉज़ सिचुएशन इस तरह की हो चुकी थी। सो अब वो बॉन्ड्स में भी ये बहुत बड़ा यानी कि वो जो लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। अब इसकी ये तो टेक्निकल साइड्स भी अगर देखने को हमें मिलती है और पता चलता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा शगुन नहीं है जो हो रहा है क्योंकि हमारी 22 करोड़ की आबादी है और हम ज़्यादा चीज़ें तो इम्पोर्ट करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्ट करते हैं, हम अपने खाने के लिए चीज़ें भी इम्पोर्ट करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन भी इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर ये डॉलर ऊपर चला गया तो इसका नेचुरली जो नुकसान होता है वो ये होता है कि पहले सबसे पहले तो जो लोग हैं वो खरीदना चीज़ें बंद कर देते हैं और लोगों की रेंज से चीज़ें बाहर हो जाती हैं और हमें अफ़गानिस्तान में जैसा-तैसा जो भी था उसका एक तो एडवांटेज था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप देख लें कि अगर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। और फॉरगेट कि वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। और 15 अगस्त को जो काबुल में हुआ उसके बाद पाकिस्तान में रुपए की कीमत जो है वो कम होती जा रही है और एक्सचेंज रेट देख लें और बाकी बिज़नेसेस देख लें। कुछ लोगों का कहना ये है जनाब कि ये जो इमरान खान साहब ने एब्सोल्यूटली नो की बात की थी, ये वो बेसिकली वो कीमत चुका रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पियो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे लेके चाइना को पैसे देने नहीं देंगे। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर बहुत कर्ज़े हैं और गो के चाइनीज़ के हवाले से हमारे वो अमूमन अवाम को नहीं बताया जाता कि कर्ज़ों की क्या सिचुएशन है या क्या एनवायरनमेंट है। लेकिन ये कहा तो जाता है कि कर्ज़े काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो कर्ज़े ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 1600 अरब के कर्ज़े तो वैसे ही हमारे ऊपर बढ़ गए। जस्ट क्योंकि वो डॉलर का रेट जो है वो बढ़ गया। अगर डॉलर स्टेबल होगा तो वो कर्ज़े ऑटोमैटिक हमारे ऊपर कम होना शुरू हो जाएँगे। अभी इमरान खान साहब क्योंकि बड़ा एप्रिशिएट किया जाता था, उनको बड़ा हाई रेट किया जाता है और उनको ये समझा जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, वो स्टेट्समैन हैं और उन्होंने कमाल कर दिया और उन्होंने पूरी एक हुकूमत को और अवाम को और मुआशरे को एक नया निज़ाम लेके आने लगे थे, लेकिन वो तो एट होम ही फेल, वो तो घर में ही गिर गए बिकॉज़ ही हैज़ नो एक्सपीरियंस कि हमें करेंसी कैसे चलानी है, हमें मुल्क कैसे चलाना है और वो सिर्फ़ एक नारा मारते रहे अकाउंटेबिलिटी मैं छोड़ूँगा नहीं।
मैं पीएमएलएन को नहीं छोड़ूँगा, मैं इन करप्ट को नहीं छोड़ूँगा, और जो मुल्क की हालत थी वो उससे भी बिगड़ती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए था। आईएमएफ के पास अभी अभी आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जब हम आईएमएफ के पास गए हैं, तो वी आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे तो हमारी मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी वैसे, अगर आप स्क्रॉल करेंगे माज़ी में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह, या मैं लिंक शेयर कर दूँगा, कि किस तरह माज़ी में पाकिस्तान ने तकरीबन हर हुकूमत में ही जो है वो आईएमएफ के पास गया, और क्या-क्या हमने कितने-कितने पैसे लिए और किसने क्या किया और उसका क्या नुकसान हुआ। लेकिन जब आप अमेरिका के पॉलिटिकली लेफ्ट पे हों और आप आईएमएफ के पास जाएँ, तो थिंग्स गेट मोर वल्नरेबल। और एट द सेम टाइम, जैसे मैंने अफ़गानिस्तान का बहुत सारा ज़िक्र किया, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि शायद अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं है, हमारी अपनी इकोनॉमी जो है वो अच्छी परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो हमें अफ़गानिस्तान को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो बात है कि अफ़गानी डॉलर खरीद रहे हैं, शायद ये इतनी बड़ी कोई वो मिकदार में डॉलर ना खरीद सकते हों। सो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, और जो ख़ासकर इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नो कहा, और जो बातें रिसेंटली हुई, और हमारे जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, उनके बारे में भी कहा जाता है। आज भी 75 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं हमें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जो रज़ा वाक़िर साहब हैं, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट, और मुझे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये सुना था कि उन्होंने कहा था कि मुझे शायद क्रिस्टीना लगार्ड उस वक़्त, आई थिंक शी इज़ स्टिल आईएमएफ चीफ हैं। उन्होंने कहा था कि रज़ा जो है वो इज़ अ गुड इकोनॉमिस्ट, और ही इज़ अ गुड पर्सन, एंड ही इज़ अ गुड प्रोफेशनल। इससे पहले रज़ा जो थे वो आईएमएफ का प्रोग्राम इजिप्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और उनको बाद में फिर पाकिस्तान लाया गया। सो इन अदर वर्ड्स, रज़ा का बाकर का काम ये था कि आपने जो भी आपकी करेंसी की पोजीशन है, उसको नेचुरल रखना है, क्योंकि माजी में ये कहा जा रहा था कि इस करेंसी को आर्टिफिशियल रखा गया, रुपए को आर्टिफिशियल रखा गया, ये चीज़ है। लेकिन अभी क्योंकि करेंसी जो है वो कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल नहीं है, ये एग्ज़ैक्ट वैल्यू है। और बकौल इमरान खान के, कि मैं तो ये समझता था कि माज़ी में कि ये तो 200 क्रॉस कर जाएगी, या शायद पता नहीं कितना आगे ऊपर चली जाएगी। लेकिन थैंक्स गॉड उस वक़्त इमरान खान कहते थे ये 150 के करीब है। सो व्हाट सीम्स लाइक द मोमेंट इज़ कि हमें अगर किसी चीज़ का मुकाबला करना है तो इकोनॉमी का, हमें अगर किसी चीज़ को बेहतर करना है तो इक़्तिसादियात देखनी है, इंडस्ट्री देखनी है, प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना है, इकोनॉमी पे काम करना है। ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इस मुल्क को खा गई है। अंदर ही अंदर से ये जितनी हम सियासत करते हैं, हम सियासी सियासी लोग हैं, वो खित्ते की सियासत हो, वो अंदरूनी सियासत हो, और जो दुःख की बात है कि अवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें अपने सियासतदानों से, अपने लीडरान से या लीडर से हमें इकोनॉमिक क्वेश्चन करना है, हमें डेवलपमेंट का क्वेश्चन करना है। तो यकीन करके माने, मैं मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बता रहा हूँ आपको। अब गाँव में जाने का इत्तेफ़ाक रहता है क्योंकि बैकग्राउंड वहाँ से है, तो लोग इस चीज़ पे बड़ा खुश होते हैं कि जी हमें एक सड़क मिल गई है, एक रोड मिल गया, या एक छोटा-सा कोई देखो ना स्कूल प्राइमरी का मिल गया। ये है वो लेवल, ये वो परेशानियाँ हैं, मेरा ख़्याल से, जो गाँव के लोगों की अगर आप देखें, जो कि 64% है। So I think this is something which is very annoying, and this is something which is very अनप्रेडिक्टेबल जो भी हो रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक़्त इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉलर की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, इकोनॉमी के बुरे हालात हैं हमारे, और हमें आइंदा आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ़ नज़र नहीं आ रहा। और इस वक़्त जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी जो वर्स्ट परफ़ॉर्मिंग है एशिया में, इट हैज़ सम कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जितनी हमारी आबादी है, जितने हमारे लोग हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में हमें मज़ीद एक एक चैलेंज है जो हमें देखना है। ये एक चैलेंज है जिसको हमें अबूर करना है, और ये हम तभी अबूर कर सकते हैं जब हम इस पोज़ीशन में होंगे कि हमारी इंडस्ट्री सही परफ़ॉर्म करेगी, या एक पॉलिटिकल चार्टर, पॉलिटिशियन एक इकोनॉमिक चार्टर जो है वो बनाएँगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट व्हिच इज़ गोइंग ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। बट वो यहाँ पे खूबसूरती ये है कि जो भी पॉलिटिशियन एक बात करता है, वो आता है, वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये तो माज़ी के लोगों का है। वो वाले कहते हैं
اس سے ماضی کے لوگوں کا، اور ہر آئندہ آنے والا جو سیاستدان ہے وہ اتنی ورسٹ کنڈیشن چھوڑ جاتا ہے کہ وہ جو اس کے آگے آتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں میرے اس وقت یہ تھا، میرے پاس تو کنٹرول نہیں. بٹ اینی ہاؤ، دس از سم تھنگ وچ از ویری ویری انفارچونیٹ.